हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ टेल्स ऑफ फर्डिंग गॉड्स के एक न्यू एपिसोड को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि डीमन गॉड डिवाइन लैंग्वेज के अटैक से बचने के लिए अपने सेल्फ क्रिएटेड जेलम को ओपन कर लेता है, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले ही उसको अटैक हिट हो गया, जिस वजह से वो तुरंत ही मारा जा चुका। जो देख के किन्मू को जरा भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसे डिवाइन लैंग्वेजेस की ऐसी ताकत का पहले से ही अंदाजा था। लेकिन वही डीमन किंग और ड्रैगन किलिंग तो ये देख के काफी ज्यादा हैरान और डरे हुए थे। डीमन किंग को यकीन नहीं हो रहा था कि डीमन गॉड इतनी आसानी से मारा गया। वो तो इस दुनिया की इतनी सारी चमत्कारी चीजों को देख के काफी ज्यादा परेशान था। दूसरी तरफ ड्रैगन किलिंग कह रहा था कि भला इस तरह का ट्रैप यहाँ पे कौन बिछा सकता है, जिसपे एपिसोड की एंडिंग में किन्मू ने कहा था कि गॉड। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत उसी के आगे से होती है, जहाँ ड्रैगन किलिंग किन्मू की बात सुन के हैरान था। वो कहने लगा भला यहाँ पे कोई गॉड कैसे आ सकता है, गॉड्स तो फॉरबिडन लैंड में रहते हैं, क्योंकि फॉरबिडन लैंड में ही तो कैरफ्री विलेज है। दरअसल ये लोग अभी जिस जगह पे है वो फॉरबिडन लैंड का बस आउटर एरिया है। आप इसे एक चेक पॉइंट की तरह समझ सकते हो। असली फॉरबिडन जोन तो बैरियर के उस पार है। इधर ड्रैगन किलिंग कहने लग चुका कि अगर सच में कैरफ्री विलेज के अंदर गॉड्स रहते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि वो डिवाइन डेटीज ऑर्डर्स को क्यों फॉलो कर रहे थे। ड्रैगन किलिंग डाजू कॉन्टिनेंट के स्टैचूज में मौजूद हेवनली किंग्स की बात कर रहा है। तो किन्मू कहने लग चुका कि जरूरी नहीं कि इस ट्रैप को सेटअप करने वाला गॉड कैरफ्री विलेज से हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो कैरफ्री विलेज का दुश्मन हो। किन्मू की बात सुनकर डीमन किंग और ड्रैगन किलिंग को कुछ भी समझ नहीं आता। वो हैरानी के साथ किन्मू से इस बारे में पूछने लगे। डीमन किंग डूटियन सवाल करते हुए पूछने लगता है कि आखिर तुमने ये बात क्यों की, क्या तुमने यहाँ पे कुछ नोटिस किया है। जिसपे किन्मू बताने लगा कि ये ट्रैप बहुत ज्यादा अजीब है। जब वो डीमंस अंदर गए थे तब मैंने नोटिस किया था कि अंदर जाने पर भी अटैक हो रहा है और बाहर आने पर भी। अगर किसी कैरफ्री विलेज के गॉड ने इस जगह पे ये ट्रैप डिफेंस के लिए सेटअप किया होता तो सिर्फ ये अंदर जाने पर ही अटैक करता, मगर यहाँ पे तो बाहर आने पर भी अटैक हो रहा है। तो भला कौन सा ऐसा डिफेंसिव फॉर्मेशन है जो बाहर आने पर अटैक करता है। मुझे तो लगता है कि ये किसी ने जानबूझकर यहाँ पे लगाया है ताकि अंदर वाले बाहर ना आने पाए और बाहर वाले अंदर ना जाने पाए। यहाँ कुछ तो ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है। किन्मू की बात सुनकर डीमन किंग कहने लगता है कि अगर तुम्हारी बात सच है तो ये टू वे प्रिजन है। अब किन्मू कहने लग चुका कि इस फॉर्मेशन को सेटअप करने वाला नहीं चाहता कि कोई भी कैरफ्री विलेज के अंदर जाए, और वो ये भी नहीं चाहता कि कैरफ्री विलेज से कोई बाहर आए। किन्मू की बात सुनकर ड्रैगन किलिंग घबराहट भरी आवाज में कहने लगा कि भला इस तरह के रुथलेस मेथड को कौन यूज कर सकता है। जिसपे किन्मू बताने लगता है कि इस तरह का मेथड दाजू कॉन्टिनेंट के साथ भी यूज किया गया है, और इस मेथड को डिवाइन गॉड्स ने ही यूज किया था। मतलब इसके पीछे भी जरूर किसी न किसी डिवाइन गॉड का ही हाथ है। ये सब तब हुआ जब दाजू कॉन्टिनेंट के ऊपर एंशिएंट टाइम में डिजास्टर आया, और अभी के टाइम पे फ्लेम नेशन पे भी डिजास्टर आ रहा है। मतलब कि अभी तो बस शुरुआत है। डिवाइन गॉड्स अभी बस फ्लेम नेशन को वार्निंग दे रहे हैं। अगर फ्लेम नेशन दाजू कॉन्टिनेंट या कैरफ्री विलेज की तरह अपना हाल नहीं चाहता तो उसे सुधरना होगा। जिस तरह से दाजू कॉन्टिनेंट के लोगों को बाहर जाने से जबरदस्ती रोका जा रहा है, उसी तरह से कैरफ्री विलेज के लोगों को भी रोका जा रहा है। जो सुनकर ड्रैगन किलिंग कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो फिर हम अब अंदर कैसे जाएंगे। जिसपे किन्मू कहने लग चुका कि हम जबरदस्ती अंदर जाएंगे। मुझे अंदर जाके मेरे ग्रैंडपास को रेस्क्यू करना है, इसलिए मैं चाहूँ या ना चाहूँ मुझे अंदर हर हाल में जाना ही होगा। जो कहने के बाद वो सोचने लगा कि मूनशिप काफी ज्यादा जाइंट है, क्या पता मूनशिप किसी ट्रैप को एक्टिवेट कर दे, इसलिए इसे अंदर ले जाना ठीक नहीं होगा। जो कहने के बाद किन्मू मूनशिप के पिलर से अपना हाथ हटाने लग चुका, जिस वजह से अब वो अपने रियल फॉर्म में भी आने लगता है। साथ ही साथ उसकी जो ताकत बढ़ी थी वो भी अब धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। पहले वो डिवाइन ब्रिज रियलम पे आता है, फिर लाइफ एंड डेथ रियलम पे, फिर सेलेस्टियल रियलम, फिर 7 स्टार रियलम, जिसके बाद आखिर में वो 6 डायरेक्शन रियलम पे आके गिर जाता है। जिस वजह से किन्मू कहने लगा कि मेरी सारी गॉडली पावर सब दोबारा से सील हो चुकी है। अब रियल फॉर्म में आने के बाद किन्मू अपने जमे हुए पैरों को रिलीज करता है, मगर उसकी वाइटल एनर्जी यहाँ पे खत्म हो जाने की वजह से वो खुद की हालत को संभाल नहीं पा रहा था। वो यहाँ पे ठीक से चल भी नहीं पा रहा। तो इसी वजह से ड्रैगन किलिंग फिक्रमंद होते हुए किन्मू के पास आ चुका, और फिर वो अपने ड्रैगन सलाइवा का यूज करते हुए किन्मू को चाटने लगता है ताकि किन्मू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो किन्मू कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बस थोड़ी सी वाइटल एनर्जी ड्रेन हुई है। यहाँ किन्मू खुद को संभालते हुए कहने लगता है कि इतने सही वक्त में मेरी काफी सारी वाइटल एनर्जी ड्रेन हो गई, जबकि यांजिंग तो काफी लंबे समय से सनशिप पे है। यकीनन उसकी वाइटल एनर्जी मुझसे भी कई गुना ज्यादा ड्रेन हुई होगी। सच में ये उसके लिए बहुत ज्यादा
मुश्किल रहा होगा। दरअसल किन्मू यहाँ पे उसी लड़की की बात कर रहा है जो सनशिप की सन गार्डियन थी। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो मैं उस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जबकि किन्मू मून गार्डियन नहीं रहा तो मूनशिप भी डीएक्टिवेट होके नीचे आ गिरी, जिसके बाद किन्मू डीमन किंग और ड्रैगन किलिन के साथ मिलकर फॉर्मेशन के होल के पास आ चुका, जहाँ से अंदर जाने का रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से किन्मू तुरंत ही डीमन किंग की ओर मुस्कुराते हुए देखने लगा। फिर वो डीमन किंग से कहने लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने प्रॉमिस को पूरा करो जो तुमने मुझसे पहले किया था। हम दोनों की एक डील हुई थी और उस डील के मुताबिक तुम मेरे ग्रैंडपास को ढूंढने में मेरी मदद करोगे, जिसके बदले में मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। इसलिए चलो तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। अगर हम अंदर से सेफली बाहर आ गए तो मैं जरूर तुम्हें आजाद कर दूंगा। जिस पे डीमन किंग कहने लगा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम बस यहाँ पे मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। जो सुन के किन्मू कहने लग चुका कि अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं तो हम पहले की तरह फिर से ओथ ले सकते हैं। ओथ का सुनते ही डीमन किंग इसके लिए मना कर देता है और कहने लगता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम ओथ के आड़ में मेरे साथ स्कैम करोगे, जिस तरह से तुमने पिछली बार मेरे साथ किया था। इसलिए ओथ वगैरह को भूल जाओ, मैं ऐसे ही अपने प्रॉमिस को निभाऊंगा। जो सुनके किन्मू मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे साथ रह रह के चालाक बनते जा रहे हो। जो कहने के बाद ये सभी लोग इस होल से अंदर आ गए और यहाँ बहुत ही खतरनाक लेजर सर्विलेंस वाला ट्रैप बिछा हुआ था, मगर इसमें फर्क इतना है कि ये ट्रैप अलर्ट करने के लिए सायरन नहीं बजाता, ये सीधा ट्रैप में फंसे हुए ऑब्जेक्ट या इंसान को बजाता है। जिसका एक नमूना आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कैसे जब एक पत्ता लेजर के बीच में आता है तो वो तुरंत ही वैनिश हो जाता है। इस सीन को देखने के बाद ड्रैगन किलिन की फट गई। उसका दिल तो कर रहा था कि वो अभी के अभी ही यहाँ से चला जाए, मगर किन्मू के रहते हुए वो यहाँ से भाग नहीं सकता। इधर डीमन किंग ने एक कंपास टाइप का डिस्क निकाल लिया, जिसके अंदर वो कुछ कैलकुलेशन करते हुए सेफ रास्ते को तलाश करते हुए आगे बढ़ने लगता है। किन्मू भी ठीक उसके पीछे पीछे सावधानी से चल रहा था। अब तक तो यहाँ पे सब कुछ ठीक जा रहा है, मगर तभी ड्रैगन किलिन की पूंछ एक ट्रैप में फंसने वाली थी, लेकिन सही वक्त पे किन्मू ने उसके पूंछ को पकड़ लिया, जिस वजह से ये लोग ट्रैप में फंसने से बच गए। अब किन्मू डीमन किंग से कहने लगा कि कुछ भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना तुम भी हमारे साथ इस ट्रैप में फंस जाओगे। जो सुन के डीमन किंग कहने लगता है कि हाँ ठीक है, तुम इसके बारे में फिक्र मत करो, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ जो खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मारूं। लेकिन तुम अपने इस कुत्ते को अपना साइज छोटा करने बोलो, क्योंकि उसका साइज इस ट्रैप के लिए बड़ा है। कहीं ये ना हो कि हम इस कुत्ते की वजह से ही यहाँ पे फंस जाए। जो सब कहते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे थे। यहाँ डीमन किंग कह रहा था कि ये ट्रैप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर इस ट्रैप से बाहर निकलना है तो सही कैलकुलेशन और सही फॉर्मूले की जरूरत है। जो सब कहते हुए डीमन किंग कैलकुलेशन करते हुए आगे के रास्ते को तलाशने लगा। वो यहाँ से बाहर निकलने के सारे रास्ते ढूंढ रहा था। वो अभी रास्ता ढूंढ ही रहा था कि तभी किन्मू अपना पैर एक ट्रैप में रखने वाला था, मगर डीमन किंग ने उसे ऐसा करने से पहले ही बचा लिया। फिर वो किन्मू को लेक्चर देते हुए कहने लगा कि अपनी आंखों को खुला रखो, क्योंकि एक गलत कदम और तुम्हारी जिंदगी खत्म। जो सुन के किन्मू डीमन किंग की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि उसकी मैथमेटिक्स तो कमाल की है, उसे यकीन नहीं हो रहा कि डीमन किंग मैथ्स में इतना अच्छा है। तो डीमन किंग कहने लग चुका कि बेवकूफ, अगर तुमने मैथ्स नहीं सीखा तो तुम बस मार्शल टेक्निक्स को रट कर ही रह जाओगे, तुम कभी भी मार्शल टेक्निक्स के ट्रू एसेंस को नहीं समझ पाओगे। जो सुन के किन्मू कहने लगा कि अगर ऐसा है तो फिर क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत कुछ सिखा सकते हो? दरअसल मुझे भी मैथ्स में इंटरेस्ट है, इनफैक्ट मैंने तो मैथ्स के कुछ इक्वेशंस और फॉर्मूलाज भी लर्न किए हैं। जिसपे डीमन किंग मैथ्स के कुछ बातों को क्लियर करते हुए कहने लगता है कि अगर तुम मैथ्स में मास्टरी हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले यिन यांग को समझना होगा। यिन यांग बाइनरीज की तरह है, एक मर्तबा अगर यिन यांग को समझ लिया गया तो आगे की चीजें भी आसान हो जाएगी, तुम आसानी से डायनामिक कैलकुलेशन भी कर पाओगे। जो सुनके किन्मू हैरान था। वो कहने लगा कि ग्रेट एक्सपेंशन में तो 50 नंबर्स है और उनमें से 49 एक साथ कैलकुलेशन के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि हम साइमल्टेनियसली 49 फॉर्मेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसपे डीमन किंग कहने लगा कि यार जरा खामोश रहो, अगर कैलकुलेशन में कुछ भी गलती हुई ना तो हम सब मरेंगे, इसलिए अब तुम कुछ भी नहीं बोलना, बस ध्यान से मेरे पीछे चलते रहो। अब कुछ ही देर में इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक सेफ पैसेज मिल गया, इसलिए ये लोग तो बेफिक्र होके आगे जाने लगे। आगे जाते हुए किन्मू को एक कब्रिस्तान दिखता है, इसलिए वो कहने लगता है कि आखिर ये सब क्या है, क्या इन कब्रों में कैरफ्री विलेज के लोग दफन है? जो सब कहते हुए किन्मू एक कब्र के स्टोन को जाके चेक करने लगा, मगर उसे उस पर किसी का भी नाम नहीं दिखता। ये बस इस कब्र का नहीं बल्कि यहाँ पे मौजूद हर एक कब्र का यही हाल था। यहाँ पे जितने भी कब्रें हैं उनके स्टोन पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जिस वजह से ड्रैगन किलिन पूछने लगा कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, भला यहाँ पे ग्रेव स्टोन पे किसी का भी नाम क्यों नहीं लिखा? तो किन्मू उसे जवाब देता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। उतने में ही डीमन किंग कहने लगता है कि शायद ये लोग यहाँ पे किसी सीक्रेट को छुपाना चाहते होंगे, एक ऐसा सीक्रेट जो वो अपने साथ कब्र तक लेके गए, वो भी बिना अपने नामों को रिवील किए। जो सब अभी डीमन किंग कह ही रहा था कि तभी किन्मू को अपने सामने काफी सारे रेसिडेंट्स दिखे, जिसे देख के किन्मू को कुछ भी
भी समझ नहीं आता। वो यहाँ पे हैरानी से कहने लगता है कि अगर यहाँ पे रहने के लिए घर है तो फिर हमने पहले जो देखा था वो क्या था। एक मिनट, यहाँ के घर तो पहले वाले घरों से अलग है। ये घर मैकेनिज्म टाइप के लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े गियर्स वगैरह थे। अब किन्मू डीमन किंग और ड्रैगन किलिन के साथ एक घर के पास आ गया जहाँ उसे एक जानी पहचानी चीज दिखती है, इसलिए वो काफी ज्यादा हैरान था। दरअसल ये चीज और कुछ नहीं, ग्रैंडपा मुंह की रिफाइनिंग फर्नेस थी। इसलिए वो कहने लग चुका कि आखिर ये सब क्या है, भला सेम टू सेम फर्नेस इस जगह पे क्या कर रहा है। उतने में ही किन्मू की नजर यहाँ पे रखे हुए कुछ चीजों पे पड़ गई। उसे यहाँ पे लकड़ी का घोड़ा और एक पालकी दिखता है जिसके ऊपर एक कपड़ा था और ये दिखने से किसी बच्चे का कपड़ा लग रहा था। जब किन्मू ने इस कपड़े को देखा तो उसके ऊपर उसे किन लिखा हुआ दिखा, जिसे देखते ही किन्मू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी ड्रैगन किलिन किन्मू के पास आते हुए कहने लग चुका कि मास्टर कहीं ये आपका घर तो नहीं। जो कहने के बाद किन्मू इस जगह को अच्छी तरह से देखने लगता है, मगर तभी डीमन किंग डूटियान कहने लगा कि बस बहुत हुआ, अब हमें चलना चाहिए। मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता, मुझे जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलना है। ये फॉरबिडन लैंड बिल्कुल भी सही नहीं, इसलिए जो भी है आज के आज ही हमें खत्म करना होगा। जो सुनकर किन्मू डीमन किंग के साथ आगे जाने लगता है, जहाँ आगे जाते हुए उसे बहुत सारी चीजें टूटी हुई दिखती है। इसलिए किन्मू को यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि ये जगह एक वक्त पे उसका घर हुआ करता था। उतने में ही ये सभी एक जगह पे आके रुक गए और आगे फिर से एक इनविंसिबल बैरियर था, जिस वजह से डीमन किंग का डिस्क अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। इसलिए डीमन किंग फौरन ही हैरान होते हुए कहने लगा कि यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है। जो कहने के बाद उसे समझ आया कि आगे के स्पेस में कुछ हलचल चल रही है। ऐसा लगता है कि जैसे आगे का स्पेस लॉक हो चुका है। उतने में ही किन्मू को किसी की आवाज सुनाई देने लगी, इसलिए वो सबको चुप कराते हुए आवाज को फॉलो करने लगता है। और ये आवाज कह रही थी कि इस जगह पे आने से पहले तुम लोगों ने अपनी औकात भी चेक नहीं की। देखो अब तुम लोगों की लापरवाही की वजह से मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ। मुझे पता है कि तुम लोगों को मरने से डर नहीं लगता क्योंकि तुम लोगों ने पहले ही अपनी जिंदगी जी ली है, मगर मैं अभी भी यहाँ पे यंग हूँ, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस जगह से निकलना है, तो इसीलिए जल्दी कुछ करो। जो सब कहते हुए ये आवाज चिल्लाने लगी तो किन्मू फौरन ही इस आवाज को पहचान लेता है और कहने लगता है कि ये तो ग्रैनी सी की आवाज है। डीमन किंग जल्दी से इस फॉर्मेशन को यहाँ से हटाओ। जो सुनते ही डीमन किंग अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो अपने इस डिस्क की ताकत का यूज करते हुए सामने के स्पेस पे अटैक कर चुका, जिस वजह से अचानक से सामने का स्पेस टूटते हुए बिखर गया। ये सीन ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी मिरर को तोड़ा जा रहा है, लेकिन असल में ये तो एक मल्टी लेयर वाला स्पेस फोल्डिंग ट्रैप है जो अब आपस में जुड़ते हुए एक स्पेयर का फॉर्म ले लेती है। जिसे देखने के बाद डीमन किंग तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका। वो कहने लगा कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पे 108 स्पेस बन गए हैं और इन 108 स्पेसेस में 108 तरह के अलग अलग रिस्ट्रिक्शन मौजूद है। डीमन किंग के ये कहते ही हमें इस ट्रैप के अंदर का सीन दिखाया गया जहाँ ग्रैंडपा बुचर रिस्ट्रिक्शन का मुकाबला कर रहे थे। वो अपनी कमाल की ब्लेड टेक्निक का यूज करते हुए एक टोर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद वो कहने लगे कि तुम लोगों का आराम करके हुआ या नहीं। इन रिस्ट्रिक्शंस का मुकाबला करते करते तो मेरी कमर टूट चुकी है, ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी के अभी ही मेरी कमर यहाँ पे निकल आएगी। तो ग्रैंडपा भी कहने लगे कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मेरी बूढ़ी हड्डियों को रिकवर होने में ज्यादा समय लगता है, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ा और वक्त लगेगा। वैसे ग्रैनीसी अभी काफी ज्यादा यंग है, इसलिए अब की बार उन्हें आगे आना चाहिए। इधर ग्रैनीसी अपने इनर डीमन का मुकाबला कर रही थी क्योंकि उनकी एनर्जी खत्म होने की वजह से इनर डीमन ग्रैनीसी की बॉडी पे कब्जा करना चाहता है। वो कह रहा था कि मैडम तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो, तो क्यों ना तुम अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो। दरअसल कुछ देर पहले जो ग्रैनीसी कह रही थी वो ग्रैनीसी ने नहीं कहा था, वो सब ग्रैनीसी का इनर डीमन कह रहा था। वहीं बाहर की तरफ ग्रैंडपा बुचर कह रहे थे कि ग्रैनीसी का इनर डीमन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी अचानक से यह जगह चेंज हो गई और एक नया रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे सामने आ गया, जिस वजह से ग्रैनीसी की आंखें खुल जाती है। अब ये सभी लोग इस रिस्ट्रिक्शन को देखने लगे तो उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर पीछे से एक अटैक किया जाने वाला है, लेकिन ग्रैंडपा बुचर और ग्रैंडपा भी एक साथ अटैक करते हुए इस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं, मगर इस चक्कर में ये लोग दूर हो गए थे। इसी वजह से ग्रैनीसी तुरंत ही अपने थ्रेड्स का यूज करते हुए दोनों ग्रैंडपास को इकट्ठा कर चुकी। उतने में ही ग्रैनीसी को ग्रैंडपा डीफ दिखे और ग्रैंडपा डीफ भी इसी रिस्ट्रिक्शन में आ चुके थे, इसलिए वो उन्हें आवाज देते हुए अपने पास बुलाने लगी। तो ग्रैंडपा डीफ फौरन ही इसी तरफ आने लगे, लेकिन तभी वो एक अलग ही लेयर में ट्रैप हो जाते हैं। ऊपर से ग्रैनीसी का इनर डीमन भी यहाँ पे अब उन्हें परेशान कर रहा था, इसलिए वो समझ चुकी थी कि इस तरह से तो बात नहीं बनने वाली। तो इसीलिए वो ग्रैंडपा से कहने लगी कि जल्दी से इस जगह से हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। जो सुनकर ग्रैंडपा भी कहने लग चुके कि ऐसा तो होने से रहा, क्योंकि हम चाहकर भी इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ सकते। हम अगर कैलकुलेशन करने के बाद एक लेयर से बाहर निकले तो हम
दूसरे लेयर में फंस जाएंगे। और अगर हर एक लेयर को एक एक करके क्रॉस किया जाए तो इसमें हमारी काफी ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी, जिसके बाद हो सकता है कि एनर्जी ड्रेन होने की वजह से हम एक आसान शिकार बन जाए। वैसे भी हर एक लेयर दूसरे लेयर से काफी ज्यादा खतरनाक और अलग है। इस ट्रैप को डिजाइन करने वाला एक गॉड था, इसलिए हमें अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो उस गॉड के जितनी या उससे ज्यादा ताकत चाहिए होगी। हम अभी एक गॉडली डाइस में फंसे हुए हैं। ये कोई नॉर्मल डाइस नहीं जिसमें 6 चेहरे होते हैं। इस गॉडली डाइस में 108 चेहरे हैं। ये डाइस रोल होने के बाद जिस तरफ पलटेगी हम उस तरफ पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हमारे और ग्रैंडपा डीव के अलावा ग्रैंडपा जू और माँ भी मौजूद है, जो कभी कभी हमारे स्पेस में आ गिरते हैं। ग्रैंडपा बी की बातों को सुन के बुच्चर परेशान हो चुके। वो कहने लगे कि जो भी कहना है साफ साफ कहो, मुझे तुम्हारी ये मैथमेटिक्स वाली बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। सीधा सीधा बताओ कि हम इस ट्रैप को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। जिसपे ग्रैंडपा भी कहने लगे कि मैंने अभी बस कुछ ही डेसिमल्स को कैलकुलेट किया है और सारे मैथमेटिकल डेविएशंस भी सामने आ गए। जो कहने के बाद ग्रैंडपा भी रुक गए, वो आगे की बात नहीं कहते। तो ग्रैनी सी का इनर डीमन कहने लगा आखिर तुम रुक क्यों गए, जो भी कहना है साफ साफ कहो। तो ग्रैंडपा डीव बताने लगे कि अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो हमारे पास एक रास्ता होगा इस रिस्ट्रिक्शन से निकलने का, और वो रास्ता ये है कि जब रिस्ट्रिक्शन खुद ब खुद बंद हो जाएगा तब हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्शन को बंद होने में पूरे के पूरे 24,000 साल लगेंगे। उनके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होके बाहर की तरफ आ चुका, जहाँ डीमन किंग डूटियान भी कैलकुलेशन कर रहा था। तभी किन्मू आके उससे पूछने लगा कि क्या इस रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक करने का कोई तरीका है। जिसपे डीमन किंग कहने लग चुका कि इस रिस्ट्रिक्शन को जिस गॉड ने भी यहाँ पे सेटअप किया है वो बहुत ज्यादा चालाक होगा, उसने बहुत गहराई तक कैलकुलेशन किया है, मगर फिर भी एक फ्लो मैंने पकड़ ही लिया, क्योंकि कितनी भी गहराई तक कैलकुलेशन क्यों ना कर लो, अगर वो इन्फिनाइट डेसिमल्स तक नहीं तो फिर उसे यकीनन पकड़ा जा सकता है। जिसके बाद वो किन्मू को बताने लगा कि इसे ब्रेक होने में 24,000 साल लगेंगे। जो सुनते ही किन्मू कहने लग चुका कि हम इतने साल इंतजार नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे कोई और रास्ता ढूंढना होगा, यकीनन यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता मौजूद होगा। उसके ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर जरा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।